हो अब शांत हो जाओ सब बालक। अपनी अपनी किताब खोल के तो पढ़ लो। उसमें कह रहा है कि परागण, पहले नंबर पे क्या है? परागण, पॉलिनेशन, इसे समझना है। इसके आगे ही परागण आएगी एक हेडिंग, वो देखो। तो परागण क्या होता है? तो पराग कणों को तो तुमने समझ लिया। एक फूल में क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। फूल में क्या होते हैं? पराग कण। तो कह रहा है पराग कणों के पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते। पराग कोश किसमें होता है? पराग कोश होता है नर पुष्प में। किसमें? नर पुष्प में। और वर्तिकाग्र होता है मादा पुष्प में। और वर्तिकाग्र किसमें होता है? मादा पुष्प में। तो ऐसा समझ सकते हैं कि नर पुष्प से परागकण जब मादा पुष्प तक पहुंचते हैं ना, तो उस क्रिया को कहते हैं क्या? परागण। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। ऐसे परेशान हो बेटा? कुर्सी पुर्सी ले लो भाई। 9th वाले बच्चों को अच्छा क्लास भेजें फिर 9th वालों को। 9 वाले अपनी क्लास में पहुंचो। हाँ मतलब 9 10th दोनों मिलके। अरे यार भाई तुम भी पहुंचो। तुम्हें कौन सी नई दावत करी मारे। चलो तो अब इसमें आते हैं अपनी। कह रहे हैं परागकण। तो बात को समझ बेटा, नर पुष्प से मादा पुष्प तक, नर पुष्प के जो पराग कण होते हैं उनका मादा पुष्प तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। जाते कौन? अरे बहुत दूर पहुंच गए। अगला इन्होंने किताब में कैसे दिया है? कह रहे हैं पराग कणों, मतलब बात समझ लो कि मैंने बताया जो फूल में लाल कलर के पाउडर होता है ना, वो पराग कण होते हैं। वो नर पुष्प में होते हैं, मादा पुष्प में भी। वो मादा पुष्प के जो है वर्तिकाग्र जो होता है मादा पुष्प में होता है। तो नर पुष्प में से पराग कण भौरे कीट के माध्यम से, हवा के माध्यम से मादा पुष्प तक पहुंचते हैं। तो उसी क्रिया को ऐसे समझ लो कि उसे कहते हैं परागण। क्या कहते हैं? फिर उसके बाद जब वो पहुंच जाते हैं मादा पुष्प पे, तो ये फल का निर्माण हो जाता है। कह रहा है अर्थात किसी भी पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प या उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों के पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं या कहलाती है। अब कह रहे हैं परागण भी कई प्रकार का होता है। सबसे नंबर पहले पर तो परागण को 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1 परागण है। परागण को स्वपरागण, मतलब खुद से, अपने आप। कुछ पौधों में अपने ही आप परागण होता है, किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। और एक प्रकार का होता है परपरागण। कैसा? जिसे परागण करने के लिए दूसरे कीटों पर या किसी पर निर्भर रहना पड़ता है। फिर इसके बाद स्वपरागण और परपरागण, ये भी दोनों बट गए। स्वपरागण भी 2 भागों में बट गया, स्वयुग्मन और सजातीय पुष्पीय परागण। और परपरागण भी 2 भागों में बट गया, अजीविक, अजैविक और जैविक कारकों में। फिर इसके बाद जब आगे चले तो स्वपरागण तो यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन जो परपरागण है वो कई भागों में बट जाता है। परपरागण में भी अजैविक कारक जो है वो 2 भागों में बट गया, वायु परागण और जल परागण। अजैविक का मतलब है जिसमें जीव ना हो, जो जीवों के माध्यम से परागण ना हो। तो एक तो वायु में कोई जीव नहीं होता, केवल वायु के माध्यम से। जैसा परागण, जैसा फूल पे जो मैंने पाउडर बताया, जैसे कटीली झाड़ियाँ होती हैं ना, उनके बीज जो है ना वायु में उड़ के अपने आप चले जाते हैं, कोई जीव के माध्यम से नहीं जाते हैं, तो वो अजैविक हो गए। ऐसी जल में भी बीज अपने ही आप जल के साथ बह जाता है।
तो वो अजैविक ही हो गया। अब जैविक का मतलब होता है जीव के द्वारा परागण हो, जैसे गुड़हल का फूल है तो उसका परागण होने के लिए भौरे की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? कि भौरा चाहिए ही चाहिए। भौरा जब बैठेगा उस पर आकर के तब उसके पैरों पे परागण लग जाएंगे नर पुष्प से। या जो काशी फल देखें तुमने, लौकी, तुरई वगैरह, इनके लिए भौरों की सख्त ज़रूरत होती है। जब तक भौरे, मधुमक्खियाँ वगैरह नहीं इन पर आएंगी। अगर तुम जैसे लौकी की बात बता रहे हैं हम, लौकी और तुरई जो है इन दोनों को तुम लगाओ, इनकी बेल हो जाए, इनके जितने फूल हैं तुम सब पन्नी से ढक दो, तो इन पर तुरई नहीं आ सकती। क्योंकि जब पन्नी से ढक दोगे तो उन पर भौरे नहीं जाकर बैठ पाएंगे, और जब भौरे नहीं बैठेंगे वो तो भौरे मतलब नर पुष्प से वो जो इनका परागकण है वो मादा पुष्प तक नहीं आ पाएंगे, तो वहाँ पर फल का निर्माण नहीं होगा। तभी तुमने देखा है कि जो तुरई है और लौकी है, इनके जैसे फूल आते हैं ना, उन पे बहुत सारी चींटियाँ, भौरे बहुत ज़्यादा आते हैं। वो इसीलिए आते हैं क्योंकि वो जब वहाँ आकर बैठते हैं तो नर पुष्प के परागकण उनके पैरों पर लग जाते हैं और वो मादा पुष्प पर जा कर के बैठ जाते हैं। तो वो उनके पैरों पर जो नर पुष्प के परागकण लगे होते हैं वो मादा पुष्प पर रह जाते हैं और फिर वो वहीं फल का निर्माण हो जाता है। अब तो ये तो इसमें जीव की ज़रूरत पड़ी। पुष्प को किसकी ज़रूरत पड़ी? क्योंकि वो जीव है, भौरा जीव है, तो जीव जंतु है वो, तो ऐसा मान लो कीट है, कीटा मतलब कीड़ा है वो। अगर तुमने वो कांटे वाली जो कटिया बोलते हैं उसके वो जो बीज होते हैं उसमें बालों की तरह सफ़ेद कलर के बीज होते हैं, वो निकाल कर उड़ाते हैं आसमान में, उनके लिए कोई भौरे की ज़रूरत होती है? वो अपने ही आप हवा में उड़ जाते हैं, अपने ही आप क्या होते हैं। तो वो वाला परागण वायु के द्वारा, उसमें जीव की ज़रूरत नहीं है, वो अपने ही आप 200, 300, 400 किलोमीटर तक चले जाते हैं। जैसे मानो वो यहाँ हो गए और यहाँ के बाद 20 किलोमीटर बाद जाके गिरे, भी आंधी वगैरह आ गई उसमें उड़ गए, 20 किलोमीटर जाके दूर हो जाएगी वो, वही पौधा हो जाएगा। तो वो कैसा हो गया? अजैविक परागण है, परागण ही वो भी, लेकिन वो है कैसा? अजैविक। अब इसमें आ जाओ, जैविक को भी इन्होंने कितने भागों में बांटा है? तो अजैविक तो दो ही प्रकार से होता है, एक वायु द्वारा और एक जल द्वारा, लेकिन जैविक 4 प्रकार से होता है। नंबर 1 कीट के द्वारा, किसके द्वारा? नंबर 2 पक्षियों के द्वारा, किसके द्वारा? नंबर 4 चमगादड़ के द्वारा, नंबर 5 घोंगे के द्वारा। अब कीट का मतलब तो भौरा, मधुमक्खी, ये सब आ गए, सही है नहीं? जिनके 4 पंख हों और 6 पैर हों, कीट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पक्षियों के द्वारा तुम कहोगे पक्षियों के द्वारा कैसा होते हैं? तो तुमने देखा ही है, पक्षी जैसा कौवा पक्षी है। क्या है कौवा? लेकिन ये नीम के फल खाता है। नीम के जब फल पक जाते हैं ना तो ये खा लेता है, और खा करके वहाँ मतलब वो जा करके जहाँ भी मल विसर्जन करता है वहाँ नीम के पौधे उगाते हैं, है क्या नहीं है? या पीपल पर भी ये फल खाते रहते हैं जीव। जो पक्षी होते हैं वो पीपल पे क्या करते रहते हैं? फल खाते रहते हैं। तो ये जहाँ भी मतलब जाकर मल विसर्जन करते हैं वहीं पीपल उग जाता है। तुमने देखा ना, पीपल दीवारों पे हर जगह उगाता है। क्यों? क्योंकि इसके जो बीज है ना पक्षियों के माध्यम से हर जगह पहुँच जाते हैं। चलो अगला, चमगादड़। तो चमगादड़ भी कुछ फलों का जो है लीची वगैरह खा करके ऐसा करती है। घोंगे भी ऐसे ही करते हैं। अब आ गए परागण के प्रकार में। तो ये हो गया इनका वेन ग्राफ में, एक ही वेन ग्राफ में सब कुछ बता दी कि कितने प्रकार का क्या होता है। अब अगर हम कहें तो एक एक करके इन्हें समझाना है, एक एक करके बताना है। जैसे सबसे पहले परागण के प्रकार दिया है, तो परागण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? देखो, अब हैं परागण के लाभ, स्वपरागण के लाभ। तो पहले स्वपरागण को ही बताएं। अभी स्वपरागण तुमने समझा, स्वपरागण क्या होता है? जो अपने आप परागण हो, किसी जीव की, किसी की जरूरत ना हो, पौधा या पुष्प अपने ही आप क्या कर ले? परागण कर ले, तो वो स्वपरागण होता है। लेकिन इसके लाभ क्या होते हैं? तो कह रहे हैं कि स्वपरागण के निम्न लाभ हैं। स्वपरागण में पादपों का शुद्ध वंश चलता है। कैसा वंश चलता है? शुद्ध। स्वपरागण में शुद्ध मतलब कोई मिलावट नहीं होती है। जैसे भौरा है, अब भौरा जो पर परागण में आता है
तो भौरा जिस पुष्प पे बैठता है उसके परागकण जब अपने पैरों पे लगाता है तो पैरों पे गंदगी भी होती है, तो वो गंदगी भी दूसरे पुष्प पे जाती है। लेकिन वो अपने ही आप अगर एक ही पुष्प पे होता तो वहाँ पर वो गंदगी का कोई चांस नहीं बनता है, नहीं है। तो स्वपरागण में शुद्ध वंश चलता है। कैसा? इससे परागण के दूसरे पादपों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। कह रहे हैं इसमें जो है ना परागण के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। भाई स्वपरागण, स्व का मतलब अपने आप, परागण मतलब परागण, अपने ही आप परागण होता हो तो उसे दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं स्वपरागित पुष्पों को रंग, सुगंध और मधु उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो स्वपरागण करने वाले पुष्प होते हैं उन्हें किस किस की जरूरत नहीं होती? सुगंध, रंग और मधु उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसा ये जो जिन पुष्पों में सुगंध होती है वो सुगंध इसलिए नहीं होती कि सब आदमी तोड़ के उसे सूंघे। अब तुम्हें तो जैसे ही मिल जाए गुलाब का फूल तोड़ के एकदम खा जाए कुछ, ये आदमियों के लिए उसमें सुगंध नहीं होती है, वो तो भौरे के लिए सुगंध होती है उसमें। वो पुष्प जो जनरेट करता है ना वो इसलिए जनरेट करता है सुगंध ताकि उसके पास भौरे, कीट, मधुमक्खियाँ आ सके और वो पराग कोश से उनके पराग कण पैरों पे चिपका सके और ताकि दूसरे फूल तक पहुंच सके। वो इसलिए वास्तविकता होती है उनमें। अगर किसी फूल में क्या नहीं होगा, सुगंध नहीं होगी, तो गंध अच्छी नहीं होगी, तो वहाँ पर कीट वो आएंगे ही नहीं। ये मामला है। अगला कह रहे हैं इसमें अधिक पराग कणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब स्वपरागण में क्या होता है, अभी उसे तो अपने ही आप परागण करना है तो कम पराग कणों से वो अपने ही आप कोई दिक्कत भी नहीं होती है, ना उसे कोई अशुद्धता होती है, तो वो कम पराग कण में क्या हो जाता है, उसका कार्य पूर्ण हो जाता है, क्योंकि पराग कणों के व्यर्थ और अधिक समय नहीं लगता है। कह रहे हैं जिन पुष्पों में परागकण नहीं होता है, अगला है जिन पुष्पों में परागकण नहीं होता है वहाँ पर स्वपरागण द्वारा निषेचन, जिनमें पर परागण नहीं होता है वहाँ पर स्वपरागण द्वारा ही। कह रहे हैं जिन पुष्पों में पर परागण नहीं हो पाता उनमें क्या होता है, स्वपरागण के द्वारा ही निषेचन होता है। अब कुछ हानियाँ भी हैं। अब क्या है, कुछ हानियाँ, तो वो हानियाँ भी देख लो स्वपरागण की क्या क्या हानियाँ हैं। तो कह रहे हैं स्वपरागण की हानियाँ, स्वपरागण की हानियाँ निम्नलिखित हैं। कह रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक बीमारियां स्थानांतरित होती रहती। कह रहे हैं एक बीमारी अगर उसमें लग जाती है फूल में और उसी से परागण होना है तो बीमार व फूल है तो वो बीमार ही जनरेट करता रहता है। क्या करता रहता है वो? बीमार फल, बीमार पूरी प्रजाति ही बीमार हो जाती है। पूरी प्रजाति कैसी हो जाती है? बीमारी हो जाती है, जिससे उत्पन्न बीजों की संख्या कम, भार में हल्के, छोटे और कमज़ोर होते जाते हैं और धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं भाई, लुप्त होते चले जाते हैं, कमज़ोर, बेकार होते जाते हैं। अगला कह रहे हैं ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते हैं। ऐसे बीज जो खराब हो जाते हैं, जिनमें दिक्कत हो जाती है, वो क्या शीघ्र नहीं पकते हैं। तीसरे नंबर पे बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते, जिस कारण नई जातियाँ उत्पन्न नहीं हो सकती हैं। स्वपरागण से उत्पन्न पौधों में केवल एक ही लक्षण होते हैं। स्वपरागण से जो भी चीज़ उत्पन्न होती है ना वो स्वयं अपने माँ बाप की तरह होती है। मतलब सीधा कहने का मतलब ये है, जैसे जंगली कबूतर हैं, तो जंगली कबूतर तुमने देखे हैं, जंगली कबूतर सब एक तरह होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनका पुराने डीएनए समान ही होते हैं, वो चेंज नहीं होते, वो क्रॉस नहीं होते, तो वो इसलिए वो अपने पुरानी संतति के समान ही रहते हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। कह रहे हैं इस परागण से उत्पन्न पौधे दुर्बल और अस्वस्थ होते हैं। कह रहे हैं स्वपरागण से कैसे उत्पन्न होते हैं? दुर्बल और अस्वस्थ उत्पन्न होते हैं जो पौधे होते हैं। इसीलिए बेटा जो धर्मों में, सभी धर्मों में कुलियाँ बनाई जाती है ना शादियों के लिए, इसीलिए बनाई जाती। वो कहते लोग हैं ना, कहते हैं कि एक कुली के लोगों की अगर शादी की जाएगी तो बच्चे कैसे उत्पन्न होते हैं? अस्वस्थ और दुर्बल उत्पन्न होते हैं। ऐसी संभावना रहती है, पागल भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? इसीलिए जो है ये कुलियाँ बनाई गई हैं, गोत्र बनाए गए हैं। क्या बनाए गए? गोत्र। अगला पादप विकास की संभावना कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम। अब इसके बाद परपरागण चलता है, परपरागण की बात करेंगे। तो परपरागण तुम जानते हो?
इसके बाद अब पर परागण को तो मैं स्टार्टिंग में ही समझा दिया है, लेकिन एक बार और पुष्पों से समझ लो। देखो आगे 2 पुष्प दिए हैं किताब में, तो बस यही ध्यान रखना। अगर स्वपरागण होता ना, स्वपरागण और परपरागण में अंतर क्या? परपरागण का मतलब है 2 पुष्प होंगे, अलग अलग पुष्प होंगे। कैसे कैसे पुष्प होंगे? अलग अलग होंगे दोनों, उनमें से एक नर होगा और एक मादा होगा। तो नर पुष्प पे तो फल लगता नहीं है, नर पुष्प तो अपने ही आप स्वतः खत्म हो जाता है। लेकिन नर पुष्प पे परागकण होते हैं। क्या होते हैं? वो भौरे के माध्यम से वो कहाँ आते हैं? मादा पुष्प पे आते हैं। और जैसे ही वो मादा पुष्प पर आते हैं परागकण, तो ये नर पुष्प अपने ही आप क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और मादा पुष्प जो है वो फल में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? फल में। तो ऐसे ही यहाँ पर ये 2 पुष्प दिए हैं, ये पर परागण को ही दर्शा रहे हैं। अगर तुम स्वपरागण की बात करो तो स्वपरागण क्या होता है? तो स्वपरागण ऐसा होता है कि देखो एक ही पुष्प पर या तो 2 मतलब एक ही पौधे पर 2 पुष्प होंगे, या तो जैसे ये देखो है नहीं है, एक ही पौधे पर पिछले वाले में देख लो, एक ही पौधे पर कितने पुष्प होंगे? 2। तो या तो उनसे परागण होगा या एक ही पुष्प में होगा। देखो ये पहला वाला जो है ना चित्र, तो पहले वाले में एक ही पुष्प पे परागण हो रहा है, इसी पुष्प से परागण निकल करके इसी पुष्प पे आ रहा है नहीं है? तो इससे तो अपने ही आप हो जाते हैं। दूसरा जो चित्र दिखाया इसमें उसी पौधे के एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे जा रहा है परागण। तो ये तो हवा वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से आसानी से आ जाएंगे एक दूसरे पे, या एक दूसरे से पुष्प लग ही जाएगा तो ही हो जाएंगे। तो ये मामला इनका है। लेकिन पर परागण में इसका विपरीत होता है। पर परागण में कैसा है? दोनों अलग अलग पुष्प होते हैं। कैसे अलग अलग? यहाँ जो तुम देख रहे हो। तो अब हम पर परागण के बारे में पढ़ेंगे और ज़्यादा। बाकी अगर पर परागण की तुम्हें परिभाषा देनी पड़े तो तुम क्या कहोगे? वो देख लो यहाँ पे कह रहे हैं, जब एक पुष्प के परागण उसी जाति के या अन्य किसी जाति के पौधे के पुष्प को परागित करते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। सही है नहीं? मतलब एक पुष्प जो है ना दूसरी जाति या दूसरे पुष्प के लिए परागित करे तो वो क्या होगा? परपरागण होगा। क्या होगा? परपरागण। अगला इनकी विधियां मैंने तुम्हें पीछे ही बताई दी अभी थोड़ी देर पहले, इनके कुछ और वो देख लो बस।